हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पीडीएफ है, मैं पीडीएफ से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो ये द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पहले बात करते हैं जो सेल है। सेल होता क्या है? काफ़ी बच्चों के मन में सवाल होता है, व्हाट इज सेल। तो सेल इज़ नथिंग अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब इसके अगर ये हमारी बॉडी पे नहीं होगा तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल है बिल्डिंग। बिल्डिंग किससे बनी है? उसके ब्लॉक्स होते हैं, ईंटें। ईंट से जाके बिल्डिंग बनती है। अगर ईंट नहीं होंगे तो बिल्डिंग नहीं बनेगी। उसी तरह सेल हमारी बॉडी में वर्क करता है। अगर सेल नहीं होगा तो हमारी बॉडी में कई फंक्शंस वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो सेल का अगर हम डेफिनेशन देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल देखते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये मैंने नोट्स बनाए हैं। लिविंग ऑर्गेनाइज्म दो टाइप के होते हैं, आप बायोलॉजी में पढ़ोगे, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में होता है जो स्मॉल साइज के होते हैं, जो अपनी आंखों से नहीं देखे जाते। और मैक्रोस्कोपिक के होते हैं जो लार्ज साइज के होते हैं और अपने आंखों से देखे जा सकते। तो ये एक था, ये बाहर का था, ये एनसीईआरटी बुक से नहीं था। ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो इसे देख लीजिएगा एक बार। एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टीनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट सेल। जैसा कि हमने बात करा, माइक्रोस्कोपिक जो स्मॉल साइज, और हमें पता है सेल का साइज काफ़ी स्मॉल होता है। उसको हम अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से या फिर माइक्रोस्कोप से जैसे देख सकते हैं, अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो यहाँ पे बात है जो मैंने अभी बताया था, सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे सेल की बहुत सारी डिफाइनेशन है, जैसे सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आप काफ़ी सारी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सेल की। अब बात करते हैं कि इसको खोजा किसने। किसने हमारी क्लास 9 के बायोलॉजी का एक चैप्टर बढ़ा दिया। तो ये काम किया था 65 में सबसे पहले रॉबर्ट हू। इनको सारा क्रेडिट चला जाता है सेल का, जबकि इन्होंने सिर्फ डेड सेल को खोजा था। पर ये काफ़ी मुश्किल था क्योंकि ये पहले थे, कोई सेल के बारे में जानता नहीं था। तो इन्होंने डेड सेल खोजा था, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क आप जानते होंगे, जैसे पेड़ की छाल का टुकड़ा लिया था। इसमें लिखा भी है सब्सटेंस टेकन फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री। बार्क वही होता है पेड़ की छाल। एंड स्टडीड अंडर सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। तो इनका पहले का एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था। जैसा कि पता है हमें, साइंटिस्ट हैं तो इन्वेंशन करते रहते हैं, तो इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप भी बनाया था। तो ये पेड़ की छाल लेके आए और अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा इन्होंने। फिर उन्होंने क्या देखा, मैं आपको बताता हूँ। ही सा एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय द सेल गिविंग अपीयरेंस ऑफ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये हनीकॉम्ब को आप मार्क कर लीजिएगा, मैं ये पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप सबको बहुत ही आसानी हो। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि एक हनीकॉम्ब जैसा आपने देखा है, छोटे छोटे रूम से बने रहते हैं, तो वैसा ही सेल में दिख रहा था। छोटे छोटे अपीयरेंस थे, मतलब अपार्टमेंट जैसे था। इवन एम्प्टी स्पेस भी था, उसमें खाली खाली स्थान था, रूम जैसा स्ट्रक्चर था इसका सेल का। क्या लिखा है, ईच एम्प्टी स्पेस, जैसे बात करा हमने। स्मॉल बॉक्स और कंपार्टमेंट क्या होते हैं? छोटे छोटे रूम, स्मॉल बॉक्स एक ही बात हो गई। तो ये उसमें उन्होंने देखा था। ही कॉल्ड these स्मॉल बॉक्सेस एंड कंपार्टमेंट एज सेल। तो इन्होंने इन छोटे छोटे डब्बों को, बॉक्स को और छोटे छोटे अपार्टमेंट को ही सेल कहा। तो ये है सेल। सेल वर्ड इज टेकन फ्रॉम लैटिन टर्म सेलुला, स्मॉल बॉक्स को इनकी भाषा में सेलुला कहा जाता है, और वहीं से इन्होंने सेल को खोजा। तो काफ़ी बच्चों के, मतलब स्कूल वाले क्वेश्चन दे देते हैं व्हाट इज़ द टर्म सेल, तो आपको यही उसकी वो लिख देनी है, डिफाइन जो हमने बात करी। और एक था कि वेयर डज द सेल वर्ड टेक, कहाँ से सेल वर्ड को लिया गया, तो आप लिखोगे उसमें सेल वर्ड इज टेकन फ्रॉम अ सेलुला विच इज मेड बाय स्मॉल बॉक्सेस, या ये सब आप लिख दोगे जैसा कि आप देख पा रहे हो। रॉबर्ट हुक समराइज्ड
अब रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि किसी का फ़ोन आ रहा है मैं काट देता हूँ, बीच में कर रहे हैं। रॉबर्ट हुक समराइज्ड हिज ऑल एक्सपर्ट्स इन अ बुक माइक्रोग्राफिया। तो रॉबर्ट हुक के पास एक बुक है जो उन्होंने लिखी थी, वो है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उसमें दी है। हम तो अभी छोटी छोटी बात करेंगे भाई, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, ज़्यादा बदल लेंगे नहीं। और दूसरे नंबर पे आते हैं एंटोन वॉन लेवेनहॉक। जैसा कि आपसे, चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पॉज बिना पॉज करे बताइएगा कि अभी हमने पढ़ा था तो रॉबर्ट हुक ने कौन सा सेल डिस्कवर किया था? डेड सेल, लिविंग सेल, कौन सा सेल? चलो आपको आगे पता चल जाएगा, मैं ही बता देता हूँ। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था, हमने कई बार बताया, ये क्वेश्चन पक्का आता है। एंटोन वॉन लेवेनहॉक इन 1674। जैसे कि आप देख सकते हैं 1665 1674, 9 साल लग गए लिविंग सेल को डिस्कवर करने के लिए। तो ये काम करा एंटोन वॉन लेवेनहॉक, डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल। उन्होंने इसको टर्म दिया फ्री लिविंग सेल, क्योंकि ये लिविंग सेल थे। आगे आप टिश्यू के चैप्टर में पढ़ोगे तो समझ आएगा कि कोर्क एक स्क्लेरन काइमा से बना रहता है और वो स्क्लेरन काइमा में डेड सेल्स होते हैं। वो अभी आप आगे पढ़ोगे। विद द हेल्प ऑफ एन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप इन पॉन्ड वाटर। तो ये कहानी इसमें इतनी लिखी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। वो अपनी जॉब करके आ रहे थे और उनके पास माइक्रोस्कोप उनके बैग में ही रहता है शायद से, हाँ ऐसा ही था कुछ। तो उन्होंने पॉन्ड वाटर देखा तो ऐसे उनको अंदर क्यूरियोसिटी हुई कि मैं इसको माइक्रोस्कोप से वाटर को चेक करता हूँ। तो उन्हें चेक करा तो काफ़ी लिविंग सेल, कुछ छोटी छोटी चीज़ें तैरने नज़र आ रही थी, उसी को इन्होंने लिविंग सेल टर्म दिया, फ्री लिविंग सेल। तो इनकी आप डेट और कौन कौन थे ये याद करिएगा। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, और 16 से लेकर डायरेक्ट छलांग मारी और 1831 पे पहुंच गए हम। यहाँ तक कुछ नहीं हुआ था, सीधा 1831 तक पहुंच गए। इन्होंने डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल। तो अभी हम बात करेंगे सेल के अंदर मेन चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, दैट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में भी हम बात करेंगे। अभी हमको छोटा छोटा मोटा मोटा समझा देते हैं कि सेल के बीच में जो होता है ब्रेन ऑफ द सेल, उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। वो डिस्कवर करा था हमारे रॉबर्ट ब्राउन भैया ने 1831 पे। आपको ज़्यादा इनके बारे में याद नहीं रखनी, वही 2-3 जो मैंने स्टार्टिंग बताई थी उनके बारे में याद रखना। और ये 1839 में फिर पुरकुंजी, इधर भी बहुत बड़ा गैप है 8 साल का, विच इज पुरकुंजी ने ही नेम द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल एज प्रोटोप्लाज्म लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल। अब जैसा कि 3 चीज़ मेन होती है सेल में, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं एनिमल सेल्स की बात कर रहा हूँ, हम भी आते हैं। तो हम बात करते हैं एनिमल सेल में, एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज़ मेम्ब्रेन बाउंड इन द बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, और बीच में साइटोप्लाज्म होता है और बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होता है। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड लाइक कंटेंट था, इन्होंने उसको दिया प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर करा इन भैया जी ने। प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग, इट इज़ अ लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल। हाँ, तो हमने क्या बात करा था पहले, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक का ऐसे माइक्रोस्कोप था बेलन की तरह, देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और जो हमने बात करा था हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि रॉबर्ट हुक ने देखा था कि छोटे से कंपार्टमेंट ऐसे ही थे, बिल्कुल कंपार्टमेंट, मैंने बोला था ना, ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है। सेकंड, और ये कुछ सेल का ही दिखा रखा है, बिल्कुल अच्छे से जूम कर रखा है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन द कोर्क 1665, और लेवेनहॉक ने ये सब करा था पॉन्ड वाटर में, इसमें लिखा भी है। देखो उनका माइक्रोस्कोप ऐसा था, इनका माइक्रोस्कोप को डेवलप था। इनकी फ़ोटो देख लीजिए, बहुत गंदे है, क्यों करके गए यार, चैप्टर बढ़ा दिया तुमने। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल। न्यूक्लियस देखो, जो ये बताया था मोटे साहब ने, इन्होंने करा न्यूक्लियस ये सेल के देखो बीच में है लगभग, और ये ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, इसे आगे पढ़ेंगे। और सब ऐसे ही है, माइक्रोस्कोप इधर दिखा रखा है आपकी एनसीईआरटी में। अब मेन चीज़ जो हमारा अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट, सेल थ्योरी, ये आती ही आती है, इसको आप कितना भी रोक लो ये आएगी ही। विच इज़ कैडन एंड सैकवॉन प्रपोज द सेल थ्योरी इन 1839। 3 लोगों ने बेसिकली करी थी, पर ये दो स्टार्टिंग में करी थी इन्होंने 1839 में
क्लेडन एंड सैकवॉन ने करा था। ऑल प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सारे प्लांट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है वो सेल से बने और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने बस इतना ही बताया। फिर विक्रो ने अब देखिए, अब जैसे सब पूछेंगे कि सेल बताओ आया कहाँ से, आपने ये तो बता दिया सब बहुत सारे सेल हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सब सेल से बने हैं, ये है सेल वो है सेल, पर सेल आया कहाँ से, आ कहाँ से रहे हैं, कोई ये वो तो नहीं है चमत्कार जो प्रकट होते जा रहे हैं। फिर विक्रो आए समिया बन के, उन्होंने बताया एक्सपेंड द सेल थ्योरी एज ओमनी सेलुला सेलुला। ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, मैं बता दूँ, ये उन्हीं की एक लैंग्वेज में वर्ड है जिसका मतलब है ऑल सेल्स अराइजिंग फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जो भी नए सेल हैं वो अपने पुराने मतलब अपने मदर पेरेंट सेल से आते हैं। वो एक सेल का रिप्रोडक्शन होता है जो कि अभी हम बात करेंगे। और फिर आए हैकल, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है पर तब भी बता देते हैं। न्यूक्लियर स्टोर एंड ट्रांसमिट हेरिडिटरी ट्रेट्स, अभी आपके पेपर आने वाले तो ये सब बाद में बात करेंगे, अभी आगे चल रहे हैं। सेल के कुछ फैक्ट्स जानना चाहोगे आप भी, जैसे सेल साइज, द साइज ऑफ सेल वेराइज ग्रेटली इन प्लांट एंड एनिमल। स्मॉलेस्ट सेल विच एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड दैट इज माइक्रोप्लाज्म गैलिस्पिटियम, कुछ ऐसे नाम है, 0.3 IM का ही है। और लार्जेस्ट सेल है ओस्ट्रिच एग, अगर और बैक्टीरिया सेल का भी इधर साइज दे रखा है। और अगर हम इन ह्यूमन की बात करें तो RBC हमारे में आपने पढ़ा होगा, रेड ब्लड सेल्स, ये सबसे छोटे हैं इन ह्यूमन में। और द नर्व सेल, नर्वस जिसे कहते हैं कुछ, वो 90 सेंटीमीटर का, विच इज़ ग्रेटर देन एनीवन सेल, ग्रेटर देन द कंपेरेटिव सेल। सेल शेप की बात करें तो वो तो आपको पता ही है, उसके फंक्शंस में रिलेट करता है कि वो क्या कहता है। जैसे डाइस एक वो होता है, शेप होती है, राउंड, ओवल, थ्रेड लाइक, इरेगुलर, एक्सेट्रा। तो आप बताइए आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखो यहाँ पे दिया है, ये न्यूरॉन इन ब्रेन, ये ब्रेन में होता है, देखो कितना लंबा है, सांप जैसे। और ये ओवियम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लड सेल्स छोटा सा, सेल इंटरनेक्ट, फैट सेल, स्मूथ मसल, स्पर्म, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल, बोन सेल, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ये थोड़ा अलग है। अब हम एक बात और कर लेते हैं, इसका भी डिफरेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो गाइस जैसे हमने बात करी थी अभी, सब के में मतलब सेल होते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, पर क्या हो अगर किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक ही सेल हो तो उसे क्या बोलेंगे। ऐसा कई होता है कि किसी के पास भी, जैसे एमोबा, पेरिशियम, बैक्टीरिया, इनके पास सिर्फ एक सेल होते हैं, उन्हें आप क्या कहोगे, उन्हें आप कहोगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर अभी इसी का अपोजिट कर दीजिए, जैसे हम ह्यूमन बॉडी, एनिमल, हमारे पास बहुत सारे सेल हैं तो हमें कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मेरे ख्याल से इसको ज़्यादा बताने की दिक्कत वो तो है नहीं, आपको समझ ही गए होगे, आपने एनसीईआरटी भी शायद पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो एक बार पढ़ लेना। अभी हम इसके डिफरेंसेस के बारे में। इट इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल होता है, और इसमें इट इज़ अ मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल। ओनली वन सेल आर प्रेजेंट, दोनों सेम ही है, मोर देन वन सेल, ये तो वही है। ऑल फंक्शन परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल, डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब आप जैसे ये देखो, एक घर में एक ही आदमी है तो खाना भी खुद बनाएगा, है ना, कपड़े भी खुद धोएगा, पैसे भी खुद कमाएगा, तो सारे फंक्शन वो खुद ही करेगा। अगर घर में 8-9 लोग हैं, 8-9 तो ज़्यादा हो गए, 3-4 लोग हैं, तो काम डिवाइड हो सकता है कि नहीं, कि खाना औरत बना देगी और एक दूसरा कोई सब्जी ले आएगा वगैरह वगैरह, सब मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो जिसमें मल्टी सेलुलर होते हैं तो वो डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन, अपना प्रॉपर एक फंक्शन करते हैं। जैसे एक कुछ कर देगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कर देगा एक सेल कुछ और कर देगा, ऐसे ही। अब यूनिसेलुलर की, अब वो अकेला, जैसे एक बंदा अकेला करेगा तो थक जाएगा, बीमार हो जाएगा, उसकी लाइफ छोटी हो जाएगी, छोटी सी। उसी तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पैन इज टू शॉर्ट, और मल्टी सेलुलर का पोस्ट सब अलग करेंगे, कुछ रहेंगे, बस सही है। और सेल साइज दे रखा है, ये भी आप देख लीजिए, माइक्रोमीटर होता है इसमें।
सेल डिफरेंशिएशन एंड टिश्यू फॉर्मिंग एब्सेंट। अब सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेल डिफरेंशिएशन बेसिकली कुछ नहीं होता है, सिर्फ यही होता है जब सेल बड़ा हो जाएगा और अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन करने लग जाएगा। तो आप इतना दिमाग लगाओ, अगर यूनिसेलुलर होगा तो वो खुद ही बड़ा होगा और सिर्फ एक फंक्शन करेगा, उसको तो बहुत सारे फंक्शन करने हैं, सारे काम उसे ही करने हैं, तो सब वही करेगा। तो इसमें सेल डिफरेंशिएशन एब्सेंट होती है और उसमें प्रेजेंट होती है। और रिप्रोडक्शन मोस्टली बाय बाइनरी फ्यूजन, तो इनका रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन से होता है और इनका थ्रू माइटोसिस, माइटोसिस और बोथ ये फिक्स कर सकती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, और इनके अंदर डो नॉट हैव एबिलिटी टू फिक्स। और जेनेटिक कंपोनेंट इन द साइटोप्लाज्म एज सर्कुलर डीएनए, इनका जो जेनेटिक कंपाउंड होता है, हम आगे भी बात करेंगे, डीएनए वो ऐसे ही तैर रहा होता है बीच में, और जो इनका होता है, इनका बिल्कुल अच्छे से एक मेम्ब्रेन में कवर होता है, जो बिल्कुल होता है। और एग्जाम्पल वही जो मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम दोबारा बात करेंगे। तो आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और बता दीजिएगा मैं ऐसे बना सकता हूँ कि नहीं। चलिए बाय बाय।